चलो अब फिर आज कुछ पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, आज हमको पढ़ना क्या है, आज पढ़ना मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है जिसको हम अवयव बोलते हैं और मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है, जो एजी और इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएसआईटी, मैकेनिकल, ये थर्ड सेमेस्टर में थे, उसी का एक चैप्टर है। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो पढ़िए। ठीक है, हम आपको पढ़ाते हैं। इसमें है क्या, अवयव क्या होता है, पहले परिभाषा देख लेते हैं। अगर m इंटू एन संख्याओं के निकाय को m पंक्तियां तथा n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो लंब सारणिक m इंटू एन की प्राप्त होती है, m इंटू एन की लंब सारणिक प्राप्त होती है। ठीक है, उसी क्रम या कोटि को क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या है अवयव। अब एक बार देख लेते हैं अवयव किस तरह का होता है। मान लेते हैं इस तरह से एक हमने सिंबल बनाया। अवयव को जो प्रदर्शित किया जाता है इस तरह के बड़े से ब्रैकेट में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे A11, A12, A13 डॉट 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 करके इस तरह से, इसी तरह से डॉट डॉट लगा लो, यहाँ पर कर लो A4, ठीक है, A41, A42, A43 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से, मतलब इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो m इंटू एन क्रम में व्यवस्थित होंगे। इसी को क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं जो हमने लिखे हैं, ये सब क्या हैं, ये अवयव के तत्व मतलब कि एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, अवयव के तत्व मतलब कि एलिमेंट होते हैं। अब इसको जो निरूपित किया जाता है, अवयव को निरूपित किस तरह से किया जाता है, अभी आप लोग को बता चुके हैं। जो ये बड़ा सा ब्रैकेट बना है, इससे अवयव को निरूपित किया जाता है। ठीक है, ये जो बड़ा सा ब्रैकेट है इससे अवयव को निरूपित किया जाता है। और भी प्रदर्शित किए जाते हैं, मतलब और भी तरह से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि एक इस तरह से ब्रैकेट बनाते हैं अगर, तब भी अवयव को प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर इस तरह से अगर सिंगल लाइन बनाते हैं तो इस सारे को प्रदर्शित करता है, और इसी तरह से अगर दो पैरेलल लाइन साथ में बना देते हैं तो ये अवयव को निरूपित करता है। ठीक है, तो अवयव का निरूपण हो गया। अवयव क्या है वो आप लोग जान गए। ठीक है, अवयव को जो प्रदर्शित किया जाता है कुछ इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसको अगर डिनोट करना है किसी लेटर से तो a बराबर इसको लिख सकते हैं AIJ के फॉर्म में, AIJ के फॉर्म में इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। I क्या है, J क्या है, जहाँ पर I होता है वो पंक्तियों की संख्या को मतलब कि निरूपित करता है, और J किसको, स्तंभ की संख्या। ठीक है, पंक्ति मतलब कि पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं, और इस जो स्तंभ होता है उसको कॉलम बोलते हैं। तो आइए अब आगे देख लेते हैं। आगे जो आप लोग को हम बताएंगे, इसमें बताएंगे अवयव की प्रकार। ठीक है, अवयव के कितने प्रकार हैं, और अगर आप लोग ये क्लास रेगुलर चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बता देंगे। अदरवाइज अगर आप लोग को ऑफलाइन पढ़ना है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, और कोचिंग का क्या नाम है, सारथी पॉलिटेक्निक क्लासेस। ठीक है, तो आप देख लेते हैं अवयव के प्रकार। तो अवयव के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है पंक्ति अवयव। पहला है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं और अवयव को इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं, तो ये हो जाएगा पंक्ति अवयव मतलब कि रो मैट्रिक्स। अब ये होता क्या है, रो मैट्रिक्स कुछ इस तरह से क्या होता है, 1 2 3 4 इस तरह का, ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। अब रो मैट्रिक्स अगर है तो इसकी परिभाषा किस तरह से लिखेंगे, परिभाषा क्या हो जाएगी, आप लोग इसमें देख रहे हो केवल एक रो है। क्या है, केवल एक रो है और बहुत सारे कॉलम है। अब ये रो कॉलम होते क्या है, किस तरह के होते हैं अवयव में, आइए पहले इस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ परिभाषा पर चलते हैं। तो आइए देख लेते हैं पंक्ति और स्तंभ ये होता क्या है। मान लेते कोई एक अवयव A है। ठीक है, इसमें एलिमेंट जो दिए हुए हैं वो A11, A12, A13 और A21, A22, A23 और A31, A32 और A33 इस तरह से एलिमेंट दिए हैं। तो जो इसमें ये 36 लिखे हुए हैं, ये 36 लिखे हुए हैं, इनको रो बोलते हैं। R1, R2 और R3 ये क्या है, रो हैं। और जो ये ऊर्ध्वाधर लिखे हुए हैं ये कॉलम है, C1, C2 और C3। अब ये सब एलिमेंट है, ये A11, A12, A13 इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, जैसे हमने A12 लिया तो इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट जो दिया है ये फर्स्ट रो और इस 2 का मतलब है ये सेकंड कॉलम का है। मतलब जो ये नंबर होते हैं ये दर्शाते हैं ये एलिमेंट किस रो और किस कॉलम का है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं अगर ये है 3 इंटू 3 तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब ये होता है ये किस क्रम का है, मतलब कि इसमें कितनी पंक्तियाँ और कितने कॉलम हैं।
3 इंटू 3। अगर इसमें टोटल एलिमेंट निकालने हैं कि इसमें कितने तत्व होंगे तो इसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 इंटू 3 के आ जाएगा 9। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इस क्रम का मल्टीप्लाई मतलब रो इंटू कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आंसर आएगा वो उतने ही इसमें एलिमेंट होंगे। तो उम्मीद है आप लोग को रो और कॉलम समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो आप देखिए कि पंक्ति अवयव क्या है, जिसमें केवल एक पंक्ति हो। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, एक पंक्ति है केवल, इसमें क्या है? R1 है। ठीक है, और एक से अधिक कॉलम है। कितने कॉलम है? C1 C2 C3 C4। ठीक है, तो हमने क्या बताया, जिसमें केवल एक पंक्ति हो और एक से अधिक कॉलम हो वह कहलाता है पंक्ति अवयव, वह कहलाता है पंक्ति अवयव। इसी तरह से दूसरा जो इसमें दिया है वो दिया है स्तंभ अवयव का, कि स्तंभ अवयव क्या होता है या फिर कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, स्तंभ अवयव या फिर कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें केवल एक कॉलम हो, जिसमें केवल एक कॉलम हो और एक से अधिक क्या हो? पंक्तियां हो। जैसे कि मान लेते हैं ए बराबर कोई एक अवयव मान लेते हैं 1 2 3 4। तो इसमें क्या है? केवल एक कॉलम है C1, रो कितनी है? R1 R2 R3 R4। ठीक है, रो 4 हो गई, कॉलम 1 हो गया, तो ये कहलाएगा स्तंभ अवयव। ठीक है, उसके बाद दिया है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या होता है? बहुत ध्यान से समझेंगे। ये जितनी भी परिभाषाएं हैं, ये सभी परिभाषाएं जो आने वाले क्वेश्चन होंगे उसमें यूज होंगी, इसलिए सभी परिभाषाओं को बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझना होगा। ठीक है, अब वर्ग अवयव क्या है? वर्ग अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। होता क्या है? बहुत ध्यान से समझेंगे। एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है वह कहलाता है वर्ग अवयव। जैसे कि और मान लेते हैं कोई एक अवयव ए बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें क्या है? कितनी पंक्तियां हैं, कितने कॉलम हैं? पंक्तियां 1 2 3, कॉलम 1 2 3। तो ये क्या है? 3 इंटू 3 का 3 इंटू 3 का है। तो ये क्या है? इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो ये कहलाएगा वर्ग अवयव। ठीक है, तो वर्ग अवयव क्या होता है? जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या बराबर हो वो कहलाता है वर्ग अवयव। इसी तरह से अगला है क्षैतिज अवयव तथा ऊर्ध्वाधर अवयव। क्षैतिज अवयव और ऊर्ध्वाधर अवयव लगभग पंक्ति अवयव की तरह होता है। क्षैतिज अवयव ऊर्ध्वाधर अवयव लगभग पंक्ति अवयव की तरह होता है। तो पहले देख लेते हैं क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्षैतिज अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती क्या है? मान लेते हैं ए बराबर कोई एक अवयव इस तरह से 1 2 3 4 5 6। तो ये उदाहरण है क्षैतिज मैट्रिक्स का, उदाहरण है। तो परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी? परिभाषा इसकी होगी जिसमें पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, मतलब कि R इज लेस देन C। ठीक है, वो होता है क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव बिल्कुल सिंपल सा परिभाषा आप लोग याद रखेंगे। R इज लेस देन C, मतलब C बड़ा होगा R छोटा होगा, मतलब कि पंक्तियों की संख्या कम होगी, कॉलम की संख्या अधिक होगी, तो वहां पर कहलाएगा क्षैतिज अवयव। देख लें इसमें कितनी पंक्तियां हैं? पंक्तियां हैं R1 और R2 2 हैं, और कॉलम C1 C2 C3। तो क्या है? 3 बड़ा होता है 2 से। ठीक है, मतलब कॉलम की संख्या अधिक है पंक्तियों की संख्या से, तो ये कहलाएगा क्षैतिज अवयव। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है इसका वर्टिकल मैट्रिक्स, मतलब कि ऊर्ध्वाधर अवयव। ठीक है, ऊर्ध्वाधर अवयव। तो ऊर्ध्वाधर अवयव क्या होता है? ऐसा अवयव जिसमें रो की संख्या अधिक हो कॉलम की संख्या से, वो कहलाता है ऊर्ध्वाधर अवयव। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ है। तो इसमें कितने रो हैं, कितने कॉलम है? रो की संख्या 1 2 3, कॉलम संख्या 1 2। तो जिसमें R बड़ा होगा C से वो होगा ऊर्ध्वाधर अवयव, जिसमें R छोटा होगा C से वह होगा क्षैतिज अवयव। तो आप लोग परिभाषा और मतलब इसका समझ गए होंगे, उम्मीद है। ठीक है, तो अब आगे है चलते हैं कि आगे इसमें कौन सा है प्रकार। उसके बाद है विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव क्या होता है? उसके बाद इकाई अवयव है, फिर शून्य अवयव है, उपावयव, फिर त्रिभुजीय अवयव। ये सभी प्रकार बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि इन सभी प्रकार का यूज आने वाले क्वेश्चन में करना होगा। ठीक है, तो अगला है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है? बहुत ध्यान से समझेंगे।
विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव क्या है? तो विकर्ण अवयव क्या होता है? एक ऐसा वर्ग अवयव, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट्स जीरो हों, ठीक है, और विकर्ण में भिन्न भिन्न संख्याएं हों, तो वो कहलाता है विकर्ण अवयव। किस तरह का होता है? मान लेते हैं कोई a बराबर अवयव है, इस तरह से 2 0 0 0 5 0 0 0 -3, इस तरह का अगर कोई अवयव है तो ये कहलाता है विकर्ण अवयव, क्योंकि ये जो होता है ये अवयव का मुख्य विकर्ण होता है, ठीक है, ये यहाँ पर अवयव का मुख्य विकर्ण है और एक विकर्ण ये भी होता है, ठीक है। तो इस विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट्स क्या हैं? 0 0 हैं, तो यह क्या कहलाएगा? विकर्ण अवयव। अब विकर्ण अवयव में अगर ये संख्याएं एक जैसी हो जाएंगी, मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 हो जाए और यहाँ भी 2 हो जाए, ठीक है, तो सभी संख्याएं अगर एक जैसी हो जाती हैं तो वो कहलाता है अदिश अवयव, वो कहलाता है अदिश अवयव, ठीक है, वो होता है अदिश अवयव, मतलब स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। अगर एक जैसी संख्याएं हैं तो स्केलर मैट्रिक्स, भिन्न भिन्न संख्याएं हैं तो विकर्ण अवयव। इसी तरह से इसमें एक होता है इकाई अवयव। तो इकाई अवयव क्या होता है? बहुत ध्यान से समझेंगे। इकाई अवयव को डिनोट करते हैं आई से, इकाई अवयव को डिनोट करते हैं आई से, और ये होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 टाइप का। मतलब कि एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या कौन सा होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कि वर्ग अवयव, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव 0 हों और विकर्ण में केवल 1 1 1 1 1 1 हो, ठीक है। तो ये जो i है, ठीक है, ये क्या है? 3 × 3 का है। इस तरह से i 1 × 1 का भी हो सकता है, 4 × 4 का हो सकता है, मतलब कि हमेशा i क्या रहेगा? स्क्वायर में रहेगा, और इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा 1 के बराबर होती है। इकाई अवयव की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है शून्य या फिर रिक्त अवयव। तो शून्य या फिर रिक्त अवयव बहुत ही आसान है, आप लोग इसके नाम से ही समझ रहे होंगे क्या है ये। तो शून्य या फिर रिक्त अवयव क्या होता है? रिक्त अवयव एक ऐसा अवयव, परिभाषा बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है। तो एक ऐसा अवयव जिसमें सभी एलिमेंट्स 0 हों, एक ऐसा अवयव जिसमें सभी एलिमेंट 0 हों तो कहलाता है रिक्त अवयव, ठीक है। जैसे कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0, सभी एलिमेंट्स क्या हैं? 0 0 0 हैं, तो ये रिक्त अवयव। इसको इस तरह से भी नोट करते हैं, एक बार 0 लिख दो, काम खत्म, ये हो जाएगा रिक्त अवयव या फिर शून्य अवयव। उसके बाद है उपअवयव। उपअवयव क्या होता है? ध्यान से समझते हैं उपअवयव क्या है। उपअवयव, उपअवयव, ठीक है। उपअवयव क्या होता है? मान लेते हैं कोई हमने ए अवयव लिया, ए अवयव लिया 1 2 3 4 2 1 0 2 1, एक हमने ए बराबर एक अवयव ले लिया, ठीक है। अब उपअवयव क्या हो जाएगा? इसमें से अगर एक पंक्ति को, एक कॉलम को हटा दिया जाए, उसके बाद जो एलिमेंट्स बचेंगे उससे प्राप्त जो अवयव होगा, मतलब उनसे जो प्राप्त अवयव होगा उसी को उपअवयव बोलते हैं। मतलब कि अगर किसी मुख्य अवयव से एक पंक्ति और एक स्तंभ को विस्थापित कर दिया जाए तो शेष बचे एलिमेंट के द्वारा जो अवयव का निर्माण होता है वही उपअवयव कहलाता है। तो इसका उपअवयव क्या हो जाएगा? 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आएगा उपअवयव क्या है। अब इसमें दिया है त्रिभुजीय अवयव। तो त्रिभुजीय अवयव क्या होता है वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। त्रिभुजीय अवयव क्या है वो भी बहुत ही ध्यान से समझेंगे। त्रिभुजीय अवयव, त्रिभुजीय अवयव क्या होता है? एक ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के नीचे के या फिर विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट्स 0 हों वो कहलाता है त्रिभुजीय अवयव। अब इसमें दो प्रकार के त्रिभुजीय अवयव बनेंगे। जब विकर्ण के नीचे के एलिमेंट्स 0 होंगे तो उच्च त्रिभुजीय अवयव, और जब विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट 0 होंगे तो निम्न त्रिभुजीय अवयव। देख लेते हैं उदाहरण क्या है। जैसे कि 1 2 3 0 5 7 0 0 1। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो विकर्ण दिया है इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं
ऊपर एक त्रिभुज बनना है तो ये कहलाएगा उप त्रिभुजीय अवयव, उप त्रिभुजीय अवयव। इसी तरह से 1 0 0 5 2 0 9 2 6, अगर इस तरह से कोई अवयव दिया है तो देख रहे हैं विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट 0 हैं, नीचे एक त्रिभुज बनना है तो ये हो जाएगा निम्न त्रिभुजीय अवयव, निम्न त्रिभुजीय अवयव। उम्मीद है आप लोग के समझ में आया होगा। ठीक है, अभी इसकी कुछ परिभाषाएं और हैं, वो परिभाषाएं हम बताएंगे कुछ 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में। आइए अब देख लेते हैं क्या है दो अवयव में समानता। दो अवयव में समानता क्या होती है? मान लेते हैं कोई एक अवयव a बराबर दिया है aij और दूसरा अवयव b बराबर दिया है bij। ये दो अवयव दिए हैं। अगर इनके क्रम बराबर हैं, इनके क्रम या फिर कोटि बराबर हैं, ठीक है, अगर इनके क्रम या फिर कोटि बराबर हैं तो aij बराबर हो जाएगा bij, मतलब कि a बराबर b। तो इसका मतलब क्या हुआ? अवयव में समानता कब होगी? जब दो अवयवों का क्रम बराबर होगा तो वो दोनों आपस में अवयव भी बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें देख लेते हैं अवयव की रचना किस तरह से करते हैं। ठीक है, अवयव की रचना किस प्रकार से की जाती है। तो अवयव की रचना करने के लिए हम मान लेते हैं aij बराबर कोई इक्वेशन है 2i प्लस j। अब हमको इसमें 2 गुणे 2 का एक अवयव बनाना है तो a बराबर 2 गुणे 2 का अवयव क्या हो जाएगा? a11 a12 a21 a22। ये किस क्रम का है? 2 गुणे 2 का है। तो इसमें से a11 a12 a21 a22 ये सारे निकाल लेंगे यहाँ से। तो a11 निकालने के लिए i और j का मान 1 रखेंगे, i बराबर 1 और j बराबर 1 रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a11 बराबर 2 × 1 + 1, तो क्या आ जाएगा? 2 गुणे 1 + 1 बराबर हो जाएगा 3। इसी प्रकार से a21 निकालेंगे, मतलब a12 निकालेंगे। a12 निकालेंगे तो i बराबर 1 j बराबर 2, i बराबर 1 तो 2 गुणे 1 + j बराबर 2, 2 गुणे 1 2 और +2 आ जाएगा 4। इसी तरह से a21 निकालेंगे, a21 निकालेंगे तो i बराबर 2 j बराबर 1 तो 2 गुणे 2 + 1 तो यहाँ 2 दूनी 4 और +1 5 आ जाएगा। इसी तरह से a22 निकालेंगे तो i बराबर 2 j बराबर भी 2 हो जाएगा। तो 2 + 2 × 2 बराबर +2 तो 2 दूनी 4 + 2 आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये बन जाएगा अवयव a बराबर a11 क्या आया है 3, a12 4, a21 5 और a22 आया है 6। तो ये हो जाएगा इस तरह से अवयव की रचना। ठीक है, अवयव की रचना इस तरह से करते हैं। अगर आपको और भी बड़ा निकालना है a1 मतलब कि 3 × 3 का निकालना है तो और ये आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जिस क्रम का आप चाहते हैं उस क्रम का निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं अवयव को जोड़ा और घटाया कैसे जाता है। ठीक है, और अवयव का शारीरिक रूप क्या होता है, अवयव को गुणा कैसे किया जाता है, ये देखने के बाद में हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताते हैं। ठीक है, तो जोड़ कब सकते हैं? जब दो अवयव का क्रम बराबर होगा, मतलब दो अवयव जब समान होंगे तभी जोड़े या फिर घटाए जा सकते हैं। मान लेते हैं कोई एक अवयव a बराबर है 2 1 2 3 और दूसरा अवयव है b बराबर 0 5 1 2। इस तरह से अवयव दिया है, दोनों किस क्रम के हैं? 2 गुणे 2 को हैं। ठीक है, तो इनको जोड़ा या फिर घटाया जा सकता है। जोड़ने के लिए क्या करेंगे? a + b बराबर क्या आ जाएगा? a + b निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे? जो संगत एलिमेंट होंगे उन्हीं को जोड़ा जाएगा। जैसे 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। ये हो जाएगा a + b। अगर इसी तरह से a - b निकालना हो तो a - b अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे? a से b को घटाना है तो 2 से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 से 5 जाएगा तो -4 बचेगा, 2 से 1 जाएगा तो 1, 3 से 2 जाएगा तो 1। तो इस तरह से a - b निकल आएगा। मतलब कि जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है जब अवयव का क्रम बराबर होता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग के समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं, इसमें अवयव का शारीरिक क्या होता है। अवयव का शारीरिक आपसे हो गए कोई त्योहार हमने मनाया नहीं। मजा आया? चलो देखते हैं अवयव का शारीरिक। अगर मान लेते हैं कोई एक अवयव a है, क्या मानते हैं? अवयव a 2 1 0 5 2 1
0.52। इसी तरह से कोई भी अवयव मान सकते हैं, और अवयव का सारणिक तभी निकल सकता है जब वह वर्ग अवयव हो। ठीक है, अगर वर्ग अवयव नहीं है तो उसका सारणिक नहीं निकल सकता है। आप लोग ध्यान रखना इस बात का, समझ गए? ठीक है, तो सारणिक निकालने के लिए तो क्या करेंगे, ए सारणिक बराबर, सारणिक का चिन्ह लगाएंगे 2 1 0 5 2 1 0 5 2। ये जितने भी हैं, जो भी हम टाइप बता रहे हैं, इन सभी का आगे यूज होगा। ठीक है, तो हल्के मन ले लेना, इनका सबका यूज है। समझ आया ना? हाँ, तो इसको सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं? अब सॉल्व करने के लिए इसको किसी भी पंक्ति, किसी भी कॉलम के सापेक्ष सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके चिन्ह पहले देख लेते हैं क्या है। ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस। तो प्लस माइनस देखने का सिंपल सा एक हम आपको ट्रिक बता देते हैं। जैसे यहाँ पर एलिमेंट लिखा है ये इनका सबको आपको पता है किस क्रम का होगा। जैसे मान लेते हैं A11, 1 + 1 क्या आएगा, 1 + 1 बराबर आएगा 2। ये क्या है, इवन नंबर है। इसी तरह से इसको जोड़ते हैं, ये किस क्रम पे है, A12 के स्थान पर है, तो 1 + 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, ये आएगा ऑड नंबर। तो जहां पर इवन नंबर वहां पर प्लस, जहां पर ऑड नंबर वहां पर माइनस। जहां पर इवन नंबर मतलब कि जहां पर सम संख्या वहां प्लस होगा, और जहां पर विषम संख्या वहां पर माइनस होगा। उम्मीद है आप लोग के समझ में आया होगा। आया? हाँ, 100% आया होगा। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं? मान लो हम R1 के सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे, तो R1 के सापेक्ष विस्तार करने का मतलब ये 2 बाहर लिखेंगे, अंदर यहाँ पर 2 बाहर बचे लिखेंगे, तो इसका कॉलम और इसका रो हट जाएगा, ये रो हट जाएगा, ये कॉलम हट जाएगा, बचेगा 2 1 5 2, 2 1 5 2। फिर इसके आगे यहाँ पर क्या लगा, माइनस, तो -1 लिखा है तो 1 लिख लेंगे। फिर अब ये वाला कॉलम, ये वाला रो हटाएंगे तो ये बचेगा 5 1 0 2, 5 1 0 2। फिर इसके साथ में प्लस लगा है तो प्लस लिखेंगे 0। तो जहां पर 0 से इस तरह से मल्टीप्लाई करने वाला आता है उसको छोड़ देते हैं, बाकी हालांकि हम यहाँ पर करके दिखा दे रहे हैं। 0 बचेगा तो इसको और इसको हटाएंगे तो 5 2 0 5, 5 2 0 5 ये बचेगा। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, 2 बाहर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 5, और माइनस लगा के लिखेंगे, माइनस लगा के। ठीक है, -1, इसका मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 0, फिर प्लस 0 बाहर, इसका मल्टीप्लाई 25, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस लगा के 0। तो यहाँ 4 से 5 जाएगा, -1 बचेगा, 2 -1, फिर -1, 10 से 0 जाएगा तो 10 बचेगा, और यहाँ पर +0, 25 से 0 जाएगा तो 25 बचेगा। सॉल्व करेंगे, इसका -1 से मल्टीप्लाई तो -2, -1 से इसमें मल्टीप्लाई -10, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, तो -2 -10 हो जाएगा -12। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद आप लोग के समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये हो गया अवयव का सारणिक। अब देख लेते हैं इसमें गुणा कैसे करते हैं, उसके बाद हम इसमें क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, किस पे चलेंगे? क्वेश्चन पर। ठीक है, अब इसमें देखना है अवयव का गुणनफल। तो अवयव का गुणनफल कब संभव होता है, कब संभव नहीं होता है, वो बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन में आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, आप ही को करना पड़ेगा, और कोई आपका क्वेश्चन गुणा करने के लिए, सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। अगर पास होना है अच्छे नंबरों से तो सॉल्व तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। ए और बी दिया है, अब a × b अगर निकालना है या फिर b × a निकालना है, तो इसमें से क्या संभव है, क्या संभव नहीं है, बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना है। देख लीजिए, a × b निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो a × b निकालने के लिए तो हम यहाँ पर लिखते हैं a × b। तो इसमें देखते क्या हैं, a × b में देखते क्या हैं, पहले में जो पहला अभी यहाँ पर लिखा होगा, मान लेते हैं ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो पहले में कॉलम की संख्या, दूसरे में रो की संख्या अगर बराबर हैं तो फिर संभव हो सकता है a × b, अगर बराबर नहीं है तो संभव नहीं हो सकता है × b। ठीक है, समझे? ठीक है, तो
अब देखेंगे a इंटू बी निकाल रहे हैं तो कॉलम रो, मतलब पहले के कॉलम दूसरे के रो देखेंगे। पहले में कॉलम कितने हैं, 1 2 3, डायरेक्ट यहाँ से दे सकते हैं 3, और ठीक है कॉलम इसमें 3 है। अब इसमें देखेंगे रो की संख्या, रो कितनी है 3, तो दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो इसमें क्या है a इंटू बी संभव है। तो हमने क्या बताया, पहले में कॉलम की संख्या दूसरे में रो की संख्या। तो और यहाँ पर पहले दूसरे से देखेंगे, अगर यहाँ पर पहले ये लिखा हुआ a तो a पहला हो जाएगा, ठीक है। तो पहले में कॉलम संख्या दूसरे में रो की संख्या अगर बराबर है तो वो संभव है a इंटू बी। अगर बराबर ना होता तो संभव नहीं होता। कैसे संभव नहीं होता, अब देख लेते हैं इसमें किसमें, b इंटू ए में। तो b इंटू ए में देखने के लिए यहाँ पे लिखेंगे b मल्टीप्लाई a। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो पहले में हमने क्या कहा, कॉलम संख्या, दूसरे में रो की संख्या। तो पहला b कॉलम संख्या 3, दूसरा r मतलब रो की संख्या 2। तो क्या आपस में बराबर हैं, नहीं बराबर हैं, इसलिए b इंटू ए संभव नहीं होगा और a इंटू बी संभव होगा। तो जो संभव है उसको देख लेते हैं किस प्रकार से संभव है और किस प्रकार से गुणा किया जाएगा। उम्मीद है आप लोग को ये अलग मेथड जो बताए हैं ये समझ में आया होगा, ठीक है। वरना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर डालोगे, लास्ट में पता चला कि ये तो हो ही नहीं रहा था, तो आपका नंबर गया ना। तो नंबर ना जाए तो ये रूल याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या देखते हैं, इसमें किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा b इंटू ए संभव ही नहीं है, इसलिए a इंटू बी इसका निकालेंगे जो संभव है। संभव वाले से सीखेंगे ना। तो देखो a इंटू बी, तो a इंटू बी निकालने के लिए a ये वाला ये है, तो 2 1 2 0 1 3 मल्टीप्लाई क्या है 1 2 1 1 3 2 और 0 1 3। ये अब किस तरह से गुणा किया जाएगा बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। टफ नहीं है मगर आसान भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो किससे सॉल्व करेंगे, देखो पहला ये वाला जो रो है, ये जो पहला रो है इसको उठाएंगे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई, इस कॉलम से मल्टीप्लाई और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसा गुणा करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 से, 2 का मल्टीप्लाई 1 से, 2 गुणे 1, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 गुणा 1, फिर प्लस लगाएंगे 2 का गुणा 0 से, तो 2 गुणा 0, ठीक है। पहला हो गया। अब दूसरा करेंगे, इसका मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 गुणा 2, फिर प्लस लगाएंगे 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 1 गुणा 3, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में प्लस लगाएंगे 2 गुणे 1, फिर इसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3, तो लिख लो भैया 2 गुणा 3। अब इसमें क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझना है, फिर से यही प्रोसेस अपनाना है और दूसरी रो को लेकर इसके साथ में इसकी मल्टीप्लाई इसकी और इसकी, तो इसकी उसकी सबकी कर देंगे, ठीक है। 0 का मल्टीप्लाई 1 से, 0 गुणे 1 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 3 गुणे 0, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो 1 गुणा 2 मतलब 0 गुणा 2, फिर 1 गुणा प्लस लगा के 3, फिर प्लस लगा के 3 गुणा 1, 3 गुणा 1, फिर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो 0 गुणा 1, 0 गुणा 1, फिर इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, प्लस 3 गुणे 3, ये हो गया मल्टीप्लाई। क्या आएगा, 2 गुणे 1 2 हो जाएगा, 1 गुणा 1 हो जाएगा, 0 गुणा 0 0 हो जाएगा, तो 1 और 2 मिलके हो जाएंगे 3, फिर 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 2 4, 1 गुणा 3 3, 4 3 और 2, 4 3 2, 4 3 7 7 2 9, फिर 2 गुणा 1 2, 1 गुणा 2 2, 2 गुणे 3 6, 2 2 4 6 10। इसी प्रकार से इसको जोड़ लेंगे, 1 गुणा 0 0, 1 गुणा 1 1 और 3 गुणा 0 0, तो क्या आएगा यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 0 गुणा 2 0, 1 गुणा 3 3, 3 गुणा 1 3, 3 3 6, फिर 0 गुणा 1 0 होता है, 1 गुणा 2 2 होता है, 3 गुणा 3 9 होता है, 9 2 11। तो इस तरह से आ जाएगा a इंटू
बी, ए इंटू बी। तो इस तरह से जो गुणा करना होता है वो आप लोगों ने सीख लिया, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, सब आप लोगों ने सीख चुके ना, परिभाषाएं बहुत सारी देख चुके हैं। अभी इसमें कुछ परिभाषाएं बाकी हैं जो कि हम क्वेश्चन के साथ साथ में अब आपको बताते रहेंगे, समझे ना? तब ठीक है। बहुत ध्यान से समझना एक बात, अगर आपको ये मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर चाहिए होगा ना, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ दूसरा चैप्टर चाहिए, वरना एक ही चैप्टर रटते रहना, ठीक है, और यही बार बार पढ़ते रहना, समझे? अगर दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है ना, तो आप लोग को बताना पड़ेगा हमको दूसरा चैप्टर पढ़ना है, पहला चैप्टर समझ में आया। अब आप लोग बताएंगे नहीं कि समझ में आया कि नहीं, ठीक है, तो हम क्यों दूसरा चैप्टर बताएंगे? हमको लगेगा हम पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, हम क्यों बताएंगे फिर, समझ गए ना? तो आप लोग को बताना है। कैसे बताना है? कॉन्टैक्ट नंबर से नहीं बालक, कमेंट करके, ठीक है, उसमें आप बताएंगे कि हमको दूसरा चैप्टर भी पढ़ना है इसी तरह से, तभी तो आपको हम पढ़ाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे, तभी आप एग्जाम में नंबर भी अच्छे ला पाएंगे। अगर ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन कैसे पढ़ पाएंगे? मतलब कि हमारे सामने बैठ के, ठीक है, तो सामने बैठ के कैसे पढ़ेंगे? नंबर ये वाला, ठीक है, इस पे आप लोग कॉल करके आ सकते हैं और जो कोचिंग है उसमें पढ़ सकते हैं, समझ गए? यहाँ पर एकदम मुफ्त है, मगर यहाँ पर समझदार होना। लो भैया आ गया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 3 2 1। अपने तरफ से मान लेते हैं, बुक में जो क्वेश्चन दिया कोई जरूरी वही करना है, उसी तरह का दूसरा कर लो, ठीक है। तो ए बराबर ही दिया, मान लो आपको निकालना है, क्वेश्चन में पूछ रहा 3a क्या है। अब 3a बताओ क्या है भैया, तो 3a निकालने के लिए क्या करेंगे? जो a दिया है a में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3a निकल आएगा। अब अगर a में मल्टीप्लाई करोगे तो जो अवयव दिया है और उसमें जो एलिमेंट हैं सभी में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं समझे? समझो, ठीक है। 3a बराबर हो जाएगा, जितने एलिमेंट हैं सब में 3 से मल्टीप्लाई, तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई 3, 2 में 6, 3 में 3 करेंगे तो 3 का 3 9 होता है, 3 में 3 9, 2 में 3 5, गलत 6 होता है, ठीक है। 1 में 3 3। समझ में आया? आया कि नहीं? आ गया ना, ठीक है। तो 3 क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 5a 7a जितना कुछ निकालना है उतने से मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में निकाल लेना। समझ गए? ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लो भैया आ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अवयव a दिया है तो इसका सम्मित अवयव क्या होगा, या फिर सिद्ध करो कि सम्मित अवयव है ये। a बराबर दिया है, कह रहा सिद्ध करो कि सम्मित अवयव है। तो सम्मित अवयव क्या होता है? सम्मित अवयव क्या होता है वो समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि परिवर्त अवयव क्या होता है भैया। परिवर्त अवयव, तो परिवर्त अवयव क्या होता है हम आपको बताएंगे। परिवर्त अवयव मान लो तो हो कि एक बराबर a बराबर अवयव है 2 3 1 1 2 3, ये कोई एक अवयव है। अगर इस अवयव में जितने भी रो हैं उनको कॉलम में और जितने भी कॉलम हैं उनको रो में बदल दें तो वो परिवर्त अवयव हो जाता है। जैसे कि ये पहला क्या दिया है, रो दिया है, इसको कॉलम में बदल दो, या फिर ये पहला कॉलम दिया इसको रो में बदल दो, तो 2 1, ये दूसरा कॉलम है रो में बदल दो, 3 2, ये तीसरा कॉलम है तीसरे रो में बदल दो, 4 3, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या आ गया? ये आ गया आपका ओ, दिखा नहीं क्या? फिर से देख लो, यहां पर देखो, ये पहला कॉलम पहली रो में 2 1, दूसरा कॉलम दूसरी रो में 3 2, तीसरा कॉलम तीसरी रो में 4 3, ठीक है। ये हो जाएगा इसका परिवर्त अवयव। मतलब कि जब किसी अवयव में पंक्ति को कॉलम में, मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परिवर्तित कर दिया जाता है तो वो कहलाता है परिवर्त अवयव। अब इसको डिनोट करते हैं ए डैश से, ठीक है, ए डैश से। अब सम्मित अवयव क्या होता है? सम्मित अवयव क्या होता है भैया? जब परिवर्त अवयव मुख्य अवयव के बराबर होता है तो वो कहलाता है सम्मित अवयव। जैसे कि a बराबर ये दिया है, अब इसका परिवर्त अवयव निकालो a डैश, तो a डैश बराबर क्या हो जाएगा?
पहला कॉलम पहली रो में बदल दो, पहला कॉलम 0 1 -2 पहली रो हो गया, दूसरा कॉलम दूसरी रो में बदल दो 0 1 3, फिर ये तीसरा कॉलम तीसरी रो में -2 3 4। तो देखो क्या बराबर हैं दोनों, बिल्कुल बराबर हैं। 0 1 -2 1 0 3, फिर -2 -2 3 3 4 4 सब बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, ए बराबर है ए डैश के, तो बराबर जब होता है ए और ए डैश के तभी वह कहलाता है सममित अवयव, सममित अवयव। तो यहाँ पर क्या होगा, ए सममित अवयव होगा, ये सिद्ध होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप लोग को अगर समझ में आ रहा हो, ठीक है, मजा आ रहा हो पढ़ने में, बताए देना कमेंट करके, फिर और क्या बताएं। बाकी एक सुविधा तो आपको दिए ही हैं, वहाँ भी आकर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर दिया क्या है, एक क्वेश्चन इसमें दिया है, बहुत ही छोटा सा है, x + 3 y प्लस या हाँ y + 1 2z - 4 2z - 4 और दिया है t + 7 बराबर करके दिया है 8 1 3 2 8 1 3 2। अब कह रहा है इसमें x y z t इन सभी का मान बताओ। फंस गए? नहीं बबुआ, देखो अब ये 2 × 2 का है, ठीक है, 2 × 2 का, ये भी 2 × 2 का, तो क्रम बराबर है तो अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर का चिन्ह पहले से क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, तो दोनों बराबर है, तो बराबर है तो तुलना कर लो। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के, सेकंड सेकंड के, ये सब बराबर होंगे, तो x + 3 = 8, x + 3 = 8, y + 1 = 1, y + 1 = 1। इसी तरह से 2z - 4 बराबर ये 3 और t + 7 = 2, t + 7 = 2। सॉल्व कर लो। x + 3 = 8 है, 3 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -3, 8 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा भाई, x = 5 आ गया। उसके बाद y + 1 = 1, इधर प्लस कट जाएगा, तो y = 0 बचेगा। 2z - 4 = 3, तो हो जाएगा 2z = 4, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 4 और 3 7, अब 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, z = 7/2। फिर यहाँ सॉल्व कर लेंगे, इतना छोटा सा इक्वेशन है। t = 7 इधर आएगा माइनस का होगा, 2 से 7 जाएगा -5, तो क्या सबके मान मिल गए, मिल गए ना। ठीक है, तो फिर नोट कर लेना, वीडियो रोक के नोट करना, और पढ़ना है, आगे पढ़ाएं, खत्म करते हैं पर। ठीक है, अब अगर पढ़ना है अगले वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, इसी से रिलेटेड, या फिर चलो थोड़ा पढ़ाई देते हैं, ठीक है, फिर आगे छोड़ते हैं इसको। जैसे इसमें मान लो एक p बराबर अवयव दिया है 2 0 1 3 2 5 7 1 9, ये हमने अपनी तरफ से माना, ठीक है। अब बुक में मत ढूंढने लगना कि ये तो मिले नहीं क्वेश्चन, अपनी तरफ से। क्यों बराबर 1 2 1 0 1 3 7 5 5 2, इस तरह से 2 अवयव लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें अगर पूछ ले कि 2p - 5q बराबर क्या होगा, सिंपल सा है, जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ बता चुके हैं। तो इस p की सहायता से 2p निकालेंगे, मतलब इस अवयव में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2p निकल आएगा। इस अवयव में 5 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे तो 5q निकल आएगा, और दोनों को इससे इसको घटा देना है, सॉल्व हो जाएगा, आसान है। तुमको यहाँ पर p × q निकालना होता, ठीक है, क्या निकालना होता, p × q। तो हमने जो आपको तरीका बताया है वो देख लेते हैं। पहले में कॉलम दूसरे में रो, तो पहले में कॉलम कितने हैं 1 2 3, तीसरे और दूसरे में रो 1 2 3 बराबर है, तो p × q निकल आएगा, और जिस तरह से गुणा करना बताएं उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, समझ गए। अगर मान लो कोई दूसरा इक्वेशन दिया होता, जैसे कि ये दिया होता p² + q, तो p² + q निकालने के लिए क्या करते, पहले p की सहायता से p² निकालते, तो p² के लिए क्या करते हैं p × p, मतलब इसी को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई आपस में कर लेते, ठीक है।
तो पी स्क्वायर निकल आता, क्यू का इसमें जोड़ कर देते तो पी स्क्वायर प्लस क्यू निकल आता। इस तरह के क्वेश्चन बुक में दिए हैं इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ये आप लोग कर लेंगे, और जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है कमेंट करके क्वेश्चन नंबर बताना, बुक कौन सी है, कोई भी बुक हो, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन समझ में आया वो आप लोग बता देना। अब अगला वीडियो आपको अगर चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता दिएगा, ठीक है। धन्यवाद।